Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the streptomycins. Streptomycin is the next antibiotics of your last units. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बेसिकली ये अमीनो ग्लाइकोसाइड एक्साइड एंटीबॉडीज़ होती है, जैसे एंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमिकासिन है, ये सभी क्या है अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबॉडीज़ हैं। तो इस आपके सिलेबस में केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबॉडीज़ है जो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शन में यूज़ होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टार्ट करते हैं। क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ द फर्स्ट ड्रग्स और अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबॉडीज़। इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरिया में, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है, यानी कि आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस बनती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का जो मतलब डीएनए से आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाती है, और आरएनए से जो प्रोटीन मिलती है उसे ट्रांसलेशन प्रोसेस कहती हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस वाली स्टेप्स होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर, जिससे क्या होता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सब्सटेंस जो नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है बैक्टीरियोसाइडल एक्शन प्रोड्यूस होता है, इनकी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हैविंग 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म। 2 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे कैसे मैकेनिज्म होती है, 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करने के बाद सेल के अंदर उसके राइबोसोम तक पहुंचेगा, और दूसरी मैकेनिज्म राइबोसोम में किस यूनिट से जाके बाइंड होगा और किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका बैक्टीरिया के अंदर पहुंचने का रास्ता है, किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर पहुंचता है, किस तरह से राइबोसोम के पास पहुंच जाता है, वो फर्स्ट स्टेप्स है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन थ्रू द बैक्टीरिया सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये आपके ट्रांसपोर्ट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया सेल वॉल को डिफ्यूज़ करता हुआ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिफ्यूज़ करता हुआ ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पहुंच जाता है। दे डिफ्यूज़ अक्रॉस द आउटर कोट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थ्रू द पॉइंट चैनल्स एंड इजीली डिफ्यूज फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसिकली जो पॉइंट चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बना दिखाऊँगा। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या छोटे छोटे क्या है माइक्रोस्पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू इंटर होके वो आपका सेल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और जबकि ये बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, जो पोर्स बने हुए हैं उनके थ्रू पहुंचेगा, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं उनके थ्रू पहुंचेगा, यानी कि पोर्स यानी कि होल्स बने हुए उनके थ्रू। और जबकि जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल क्या होती है, हाईली लिपिड वाली होती है, लिपिड कंटेंट होता है, तो आसानी से वो सीधे डिफ्यूज़ हो जाता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किसके थ्रू होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो आपका प्रोइन चैनल्स होते हैं उनके थ्रू, यानी कि कुछ स्पोर्स होते हैं, प्रोइन चैनल जैसे स्पोर्स होते हैं, उनके थ्रू इस बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर डिफ्यूज़ करके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पहुँचता है, जहाँ पर राइबोसोम होता है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से वो राइबोसोम तक पहुँचता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड टू द 30 ईयर्स एंड 50 ईयर्स यूनिट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम की जो 30 ईयर्स और 50 ईयर्स रेसिपी यूनिट होती है उस पर जाके ये बाइंड हो जाते हैं। दिस रिजल्ट मिसरीडिंग ऑफ कोड ऑफ एमआरएनए एंड प्रोड्यूसिंग रॉन्ग एबनॉर्मल लेंथ ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एमआरएनए आ रहा होता है, मैसेंजर एमआरएनए होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है, मैसेंजर एमआरएनए जब राइबोसोम पहुंचेगा, राइबोसोम उस मैसेंजर एमआरएनए के पहुंचने पर अमीनो एसिड को कलेक्शन करता रहता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है। ये आपने देखा होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में, आपने बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, जैसे जैसे ये आपका क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार फिर दिखा सकता हूँ। एक आपकी ये लार्ज यूनिट होती है, एक आपकी सब यूनिट होती है। ये आपकी मान लीजिए 50 ईयर्स है और ये आपकी क्या है 30 ईयर्स है। ठीक, तो यहाँ पर जाके 30 ईयर्स 50 ईयर्स पे जंक्शन जाके होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपका क्या होता है mRNA होता है, ये mRNA है, और mRNA से होता हुआ ये जब इन दोनों को जाके बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद mRNA होता है। mRNA की हेल्प से क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनती जाती है, और प्रोटीन देखिए जब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, बाइंड होने पे क्या होगा, यहाँ पर जब बाइंड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आरएनए से mRNA से जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी उसमें मिस रीडिंग होगी, मतलब जो अमीनो एसिड जुड़ना था उसके लिए दूसरा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। यानी मिस रीडिंग का मतलब क्या हुआ, उसे जुड़ना था दूसरा अमीनो एसिड सीक्वेंस बनती है प्रोटीन सिंथेसिस के समय, एक जो अमीनो एसिड जुड़ना था उसके लिए दूसरा अमीनो एसिड जुड़ने जाएगा। जब दूसरे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है,
और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि एबनॉर्मल लेंथ ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड्स बन जाते हैं। और जो पेप्टाइड्स बनेंगे तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइड्स अफेक्ट द, जो पेप्टाइड्स बनते हैं वो प्रोटीन का एक पार्ट है पेप्टाइड्स। जब बहुत सारे पेप्टाइड, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या एबनॉर्मल लेंथ ऑफ पेप्टाइड्स बन रहे हैं। अब जो एबनॉर्मल लेंथ ऑफ पेप्टाइड बन रहे हैं जिसका कोई काम नहीं है, जो फालतू में बन रहे हैं, तो वो हमारे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ अमीनो पेप्टाइड्स अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, बैक्टीरियल सेल वॉल की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को खराब करते हैं, साथ में प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस के लिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पेनिट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंक्रीज द हाई पीएच एज़ कम्पेयर टू द एसिडिक पीएच, एसिडिक मीडियम, यानी कि जो अमीनोग्लिसराइड होता है, अमीनोग्लिसराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो आपके बेसिक मीडियम यानी हाई पीएच में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एसिडिक मीडियम। तो अब ओवरऑल मैकेनिज्म की बात करें तो ओवरऑल मोड ऑफ एक्शन में ये हुआ कि स्ट्रेप्टोमाइसिन्स इज बाइंड टू द 30S and 50S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स एंड which interfere the reading of the messenger mRNA, and this lead to the misreading होगी, जिसकी वजह से क्या होती है, एबनॉर्मल या अनएबनॉर्मल टाइप के लेंथ के अमीनो पेप्टाइड्स बनते हैं, जो अमीनो पेप्टाइड्स मेम्ब्रेन, उसकी बैक्टीरिया सेल वॉल की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को खराब करते हैं। मेम्ब्रेन की जो सेल वॉल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी उतनी मजबूत नहीं रहती है, वो उसमें डिफ्यूजन होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें लाइसिस होने की वजह से उसका साइड एक्शन आ जाता है। ठीक है। तो ये हुआ आपका मोड ऑफ एक्शंस। अब बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मोर एक्टिव इन बेसिक मीडियम में मोर एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एसिड मीडियम, बिकॉज बेसिक मीडियम में इनकी इफिशियंसी पेनिट्रेशन की बढ़ जाती है, और जब पेनिट्रेशन आसानी से करेंगे तो राइबोसोम में आसानी से अटैच हो जाएंगे, राइबोसोम जब अटैच हो जाएंगे तो उनका एक्शन भी आसानी से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक। सेकंड पॉइंट की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्टिव अगेंस्ट एरोबिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, दोनों टाइप के एरोबिक बेसिलाई की बात करें, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में अगर इसमें अच्छा काम करते हैं, दोनों को किल कर सकते हैं। इट आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द मायोक्टिक ट्यूबरकुलोसिस में इफेक्टिव है, यर्सीनिया पेस्टिस में इफेक्टिव है, एंड आल्सो द सम ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी ये किल आसानी से करते हैं। एडीएमई की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज नॉट वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी से प्रॉपर तरीके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें आईवी रूट से दिया जाता है, और ये मेटाबोलाइज ना होकर अनचेंज फॉर्म में यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट ओडोटॉक्सिटी मतलब क्या है, ईयर टॉक्सिटी करते हैं। ईयर टॉक्सिटी मतलब ये हियरिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, जब ये जाके हमारे वेस्कुलर पार्ट होता है ईयर का, वहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाते हैं, और वहाँ डिपोजिट होने के बाद में हमारी हियरिंग की प्रॉब्लम करते हैं, जिसको हम ओडोटॉक्सिटी कहते हैं। नेफ्रोटॉक्सिटी हमारी बॉडी की जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स है उसको डैमेज करते हैं, तो नेफ्रोटॉक्सिटी करते हैं। साथ में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कर देते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ पर अमीनो एसिड वो जो है आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट होने के बाद में मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का काम करते हैं, यानी कि हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसकी मैकेनिज्म को ये इनहिबिट करते हैं। इसलिए जिससे माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी प्रॉब्लम है उसको हम ना दें कि माइस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी क्या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाता है, ये ब्लॉकेज को और बढ़ा देंगे तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एडवर्स इफेक्ट बेसिक ओडोटॉक्सिटी यानी कि नेफ्रोटॉक्सिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये फीटस को डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। साथ में किडनी डैमेज वाले पेशेंट या जिसे किडनी डिसऑर्डर हो, रीनल डिसऑर्डर हो, पेशेंट को ना दें, क्योंकि ऑलरेडी ये नेफ्रोटॉक्सिटी करता है। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट को ना दें, क्योंकि ये सीधे आपके माइस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती ड्यू टू द एसिटाइलकोलिन, और ये और ज़्यादा एसिटाइलकोलिन के कारण एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइलकोलिन की रिलीज को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है वो आपके कॉन्स्ट्रक्शन को और ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जैसे मसल कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं हो पाएगी, जो कि हार्मफुल होता है माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन की। विद हाई सीलिंग डायबिटिक्स प्रोड्यूस ओडोटॉक्सिटी, हाई सीलिंग डायबिटिक्स के साथ में अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं तो चांसेस ऑफ ओडोटॉक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाई सीलिंग डायबिटिक ऑलरेडी ओडोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में ये है तो चांसेस ऑफ ओडोटॉक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। इट डू नॉट मिक्स विद द अदर ड्रग इन द सेम सिरिंज और बोतल, एक ही सिरिंज में एक ही बोतल में स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसी अदर ड्रग के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर मिक्स करेंगे तो एक अनडिजायरेबल कंपाउंड बन जाता है, जो कोई भी इफेक्ट नहीं देता बॉडी के अंदर, एक इनएक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाता है। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को एक ही सिरिंज में स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कोई दूसरी ड्रग मिक्स नहीं करते हैं, ना ही इन्फ्यूजन बोतल के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कोई दूसरी ड्रग मिक्स करेंगे। ठीक है। ये हुआ इसके इंट्रैक्शन। अब बात करते हैं इसके यूज़, कहाँ इसे यूज़ करते हैं।
जैसे ट्यूबरक्लोसिस के डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है सबक्यूटेनियस बैक्टीरिया कार्डियाटिस डिसऑर्डर होता है, उसमें यूज़ करते हैं। प्लेग में डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। टोरेलिमा में यूज़ करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। और सेप्टेसीमिया मतलब आपका ब्लड का कोई इन्फेक्शंस होता है, सेप्सिस बन जाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। ये आपके यूज़ हो गए। इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ स्टोमाइसिस। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट एंटीबॉडी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।